नमस्कार, एम प्राइम में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं किरण। उत्तर प्रदेश जहां जनसंख्या के लिहाज में देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो वहीं यहां की सियासत भी सबसे अलग है। इन दिनों बड़े बड़े विद्वान पंडित भी यूपी की जनता का मूड समझने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं सियासतदान अपनी अपनी कोशिशों से प्रदेश की जनता को साधने के लिए अलग अलग जुगत लगा रहे हैं। 2022 के चुनावों में उत्तर प्रदेश की सियासत में हर वो रंग देखने को मिल रहे हैं जो शायद पहले नहीं देखे गए। दल बदल की राजनीति चरम पर है, तो वहीं आरोप प्रत्यारोप के जरिए जनता का मूड भी बदलने की कोशिश की जा रही है। जिन्ना की एंट्री के बाद अब यूपी में राष्ट्रवाद और तमंचावाद की राजनीति भी शुरू हो गई है, तो वहीं वोट बैंक की राजनीति में मशगूल नेताओं को जनता के मूलभूत मुद्दों की सुध है या नहीं, इसी पर होगी हमारी आज की ये बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रवाद और तमंचावाद बस इस तरह के मुद्दों में बटकर रह गई है यूपी की सियासत। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी जहां राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर प्रदेश की जनता को साध रही है, तो वहीं अपनी प्रतिद्वंदी पार्टी को तमंचावाद और गुंडा राज के मुद्दे पर घेर रही है। इन दिनों समाजवादी पार्टी और बीजेपी की वॉर ट्विटर भी जारी है। बीते दिन सीएम योगी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि यूपी में 10 मार्च के बाद भी कानून का राज बरकरार रहेगा। तो वहीं इस ट्वीट का अखिलेश यादव ने जवाब दिया। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा, बाबा जी ब्रेकिंग न्यूज, बीजेपी के आपराधिक छवि के प्रत्याशियों का शतक पूरा होने में बस एक की कमी है। अब तक आपराधिक छवि के 99 उम्मीदवारों को टिकट दिया जा चुका है। इस ट्वीट के बाद अखिलेश यादव ने अमित शाह के चैलेंज को भी स्वीकार करते हुए लिखा कि हम हर चैलेंज के लिए तैयार हैं, वो समय बताएं और जगह बताएं। ये ट्वीट अखिलेश यादव ने अमित शाह के उस बयान पर किया है जिसमें अमित शाह ने कहा था कि सपा के राज में लूट हत्या के आंकड़ों को अखिलेश जनता के समक्ष रखे। तो वहीं इन सब के बीच भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने सीएम योगी को क्रूर शासक बताया। ट्विटर पर चल रही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चुनाव प्रचार में बखूबी देखने को मिल रही है। बुलंदशहर पहुंचे सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम योगी ने कहा कि पिछली सरकारों ने प्रदेश का नहीं बल्कि परिवार का विकास किया। जब व्यक्तिगत स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो जाता है, व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। इसलिए लोगों ने राजनीति को अपना व्यक्तिगत व्यवसाय माना था। शोषण का, भ्रष्टाचार करने का, अत्याचार करने का, जमीनों पर कब्जा करने का, इसे वे अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। हमारी सरकार आई, अंतर आप फर्क महसूस कर सकते हैं। फर्क क्या है? सपा की सरकार आई, मुख्यमंत्री को पहला निर्णय लेना था। क्या निर्णय लेंगे? मुख्यमंत्री ने पहला निर्णय लिया था समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, उन्होंने राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए। और जब मेरे पास मौका आया, भारतीय जनता पार्टी ने जब मुझे मौका दिया मुख्यमंत्री के रूप में, मुझे कहा गया क्या निर्णय लेंगे? मैंने कहा मैं अन्नदाता किसानों का कर्ज माफ करूंगा। एक तरफ जहां तमंचावाद वर्सेस राष्ट्रवाद का मुद्दा यूपी में गरमाया हुआ है, तो वहीं दल बदल की राजनीति भी बरकरार है। रविवार को विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहने वाले मौलाना तौकीर रजा की बहू निदा खान ने बीजेपी की सदस्यता ले ली। इसके बाद उन्होंने कहा कि वो बीजेपी के काम से काफी प्रभावित थी, इसलिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ने 3 तलाक के मामले जैसा काम किया जो सराहनीय है। सबसे बड़ा कारण जो रहा है भाजपा ज्वाइन करने का, वो है 3 तलाक का कानून। और मुझे लगता है कि 3 तलाक का कानून ने एक सुरक्षा कवच की तरह काम करा है, और जो सबसे बड़ा और महिला सुरक्षा और वुमेन एम्पावरमेंट, इन जैसी चीजों के ऊपर उन्होंने काम करा है। बात करें बहुजन समाज पार्टी की, तो पार्टी की ओर से रविवार को यूपी चुनाव के लिए 8 और उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट भी जारी कर दी गई है। इस लिस्ट में 61 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें 24 महिलाएं हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सोमवार को मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से नामांकन करेंगे। पहली बार है
जब अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अखिलेश यादव की ओर से शौकत चैलेंज स्वीकार करना इस राजनीति को नया मोड़ दे सकता है। हालांकि अखिलेश इस चैलेंज को कब पूरा करते हैं, ये संशय बरकरार है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के दिग्गज यूपी में कमान संभाले हुए हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी 2 फरवरी से चुनावी रण में उतरने की तैयारी कर चुकी हैं और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी यूपी में पार्टी पैड बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन यूपी का ताज किसके सर सजेगा, ये तो 10 मार्च के दिन ही साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 प्राइम। तो इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरह के उत्तर प्रदेश में जो राजनीति है वो हो रही है। पहले तो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर था वो जुबानी जंग के जरिए चल रहा था, लेकिन अब ट्विटर वॉर भी जो है वो उसमें शामिल हो गया है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऊपर कुछ कहा है, तो वहीं उस पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव भी दिखे हैं। इसी के साथ अमित शाह ने जो उन्हें चैलेंज दिया था कि कितने अभी तक खूनी जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है, तमाम बड़ी बातें कही गई थी और उसको चैलेंज को स्वीकार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जगह और वक्त आप बताइए और इसका जवाब हम आपको वहीं पर देंगे। तो तमाम तरह की जो रंग है वो यहां पर देखने को मिल रहे हैं और इसी को लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। और चर्चा में हमारे साथ 3 मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। दीपक सोनकर हैं बीजेपी की तरफ से, वहीं प्रदीप तिवारी जी हैं वो कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक बाजपेयी जी हैं जो हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। और सीधे आप तीनों का ही MH1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दीपक जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और अगर आप लोगों को विकास पर 5 साल के कार्यकाल का जो रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल रहा है, उसमें आपने कहा कि हमने इतना सारा विकास किया, अगर इतना आप लोगों को अपने विकास पे भरोसा है तो क्यों तमंचावाद, तालिबान, जिन्ना, दंगाई ये सब आजकल याद आने लगे हैं चुनावी वक्त में? क्यों तुष्टीकरण की राजनीति क्यों? देखिए किरण जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपने विकास के मुद्दे के साथ ही लगातार बढ़ रही है। 2014 में भी हमने विकास के बल पर जनता का आशीर्वाद जीता था। 2017 में भी 2014 में भी माने जिस तरीके से हम लोगों ने लगातार विकास के बल पर ही 17-19 में जनता का आशीर्वाद जीता है, उसी तरीके से हम लोग लगातार आज बढ़ रहे हैं। मगर हाँ, हमें ये भी देखना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आते ही मुंगेरी लाल के सपने जनता के बीच में लेकर के आते हैं और आज की जनता ये तय करके चुकी है कि पीछे के रिकॉर्ड को जरूर चेक कर रही है कि पीछे जो किया है उसका परिणाम क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं किरण जी कि 2012 से 17 तक जो जनता ने उत्तर प्रदेश की सहा है और 2017 से 2022 तक जनता को जो मिला है उसका अंतर देख करके जनता आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से उत्तर प्रदेश विकास की बात करें ना कि हमने इतना रोजगार दे दिया है, हमने बेरोजगारी खत्म की है, हमने स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर दिया है, हमने सड़कें दुरुस्त कर दी है, हमने इतने क्या बोलते हैं एक्सप्रेसवे को बना दिया है, इन तमाम चीजों को गिनवाइए ना। क्यों तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है? क्यों यहाँ पर जनता को बांटने की कोशिश हो रही है कि दंगाई है तो अपराधी हैं, तो अब जिन्ना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तमाम तरह की बातें क्यों? फिर किरण जी इसको भी समझना पड़ेगा कि हम तो हमेशा लगातार, मैं तो हर डिबेट में भी अपनी कहता हूं और हर जगह ये विषय आता ही है कि हमने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है। विकास के साथ हमने बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश बनाया है। हमने बड़े बड़े एक्सप्रेस वे खड़े करे हैं, हमने मेडिकल कॉलेज बना करके खड़े करे हैं, हमने जेवर एयरपोर्ट जैसे एयरपोर्ट वे बना करके खड़े करे हैं। उसी के साथ साथ जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, जातिगत की राजनीति कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति जिन्ना का नाम लेकर के नहीं आया था। समाजवादी के आदरणीय राष्ट्रपति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू आदरणीय महात्मा गांधी जी से तुलना करते हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? और एक उदाहरण और आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये क्यों ये बांटने का काम कौन शुरू कर रहा है? ये माने उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बांटने का काम कौन शुरू कर रहा है? तो ये जनता उत्तर प्रदेश की जान रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये जाति की राजनीति। प्रदीप जी मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले अभिषेक जी से जवाब ले लेती हूँ। शुरुआत तो अखिलेश यादव ने ही कर दी, क्यों, क्या जरूरत थी? पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है। विकास की बात करिए ना, क्या किया था आप लोगों ने 2017 के पहले, उन तमाम चीजों को लेकर के आते। देखिए किरण जी,
जब आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दीपक जी से पूछा तो वो अपने जो काम है उनको गिनाने की जगह वो दूसरों की बुराइयां गिनाए। अरे ठीक है भाई, दूसरों के अंदर अगर बुराइयां थी तभी तो आप सरकार में आए ना, आप काम नहीं गिनाते। और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि हम विकास के मुद्दों पर आए थे जब आपने चुनाव जीता, आपने वादों के जो झूठे वादे किए थे उनके बल पे आए थे। आपने बोला था कि 20,000 करोड़ रुपए हम मुख्यमंत्री सिंचाई फंड से देंगे किसानों के लिए, आपने वो भी नहीं किया। आपने बोला था कि 500 करोड़ रुपए हम बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के लिए देंगे, वो भी आपने नहीं दिया। आपने भारत देश की संस्कृति जो संस्कृत भाषा है, आपने बोला था कि मदन मोहन मालवीय नाम से संस्कृत विश्वविद्यालय बनवाएंगे, वो भी आपने नहीं किया। आपने बोला था कि महिला श्रमिकों के हितों के लिए राज्य स्तर पर समिति गठित करेंगे, आपने वो भी नहीं किया। आपने बोला था कि जो 70 लाख रोजगार देंगे, वो भी आपने नहीं किया। आपने बोला था कि महिलाओं की सुरक्षा हम करेंगे, वो भी आपने नहीं किया। आपने बोला था कि गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनको 100 रुपए नहीं अभिषेक जी उन्होंने क्या नहीं किया वो तो जनता देख रही है कि मैनिफेस्टो में क्या रखा गया था और हमें क्या मिला है, ये जनता समझ रही है। आपने 2017 से पहले क्या किया है? इस तरह के मुद्दे लेकर के आज जनता के बीच में क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, हम देखिए किरण जी, अखिलेश यादव जी और साथ में जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता जमीन से लेकर के सदन तक जनता के मुद्दों पर ही हम बात कर रहे हैं। हमने हर एक मुद्दे पर काम किया है, चाहे वो अगर आप देखिए तो एम्बुलेंस सेवा जो कोविड काल में जो लोगों के पास जीवन दायिनी का काम किया, वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलवाई थी उत्तर प्रदेश में। आपने देखा कि कैसे डायल हेडगेट जो था वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाया। आपने देखा कि जो अवध शिल्प ग्राम है वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने चलाया था। आपने देखा कि सन 2016 में 57,443 करोड़ रुपए के हिसाब से जो 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट 33,000 जो मेगावाट का उत्पादन करते हैं, वो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। आपने देखा कि महिलाओं के लिए किसान बाजार भी उन्होंने दिया। आपने देखा कि कन्या विद्या धन की उन्होंने शुरुआत की। तो काम गिनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मूल मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन जो लोग जनता को भ्रमित कराना चाहते हैं अपने काम गिनाने की जगह पे, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम इसमें। अरे आपके अंदर अगर क्षमता है आपकी पार्टी के अंदर, तो बाकायदा आप अपने काम को गिनाइए। और अगर इनके विधायकों ने काम किया होता, इनके लोगों ने काम किया, तो छोटी सी बात और खत्म करूंगा अपनी बात, कि अगर इनके यहाँ के लोगों ने काम किया होता तो शायद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री है, इनको वहां अपने क्षेत्र में जाकर के लोग उनको चूड़ी ना दे रहे होते और ना विरोध कर रहे होते। स्वतंत्र देव सिंह को खुद विरोध करना पड़ा। इनके यहाँ से केंद्रीय नेतृत्व को आप देखिए कि आज आकर के चुनाव की बागडोर संभालनी पड़ रही है। आप देखिए कि लोग इनको इसी वजह से ही गुस्सा है लोगों के अंदर, क्योंकि ये किसानों के साथ भी छल किया, हर व्यक्ति के साथ छल किया, बेरोजगारी पे लोगों को सिर्फ लाठियां मिली। तो हर एक मुद्दे पे ये सरकार फेल हो चुकी है। और आज जब जनता के मुद्दों पर अगर आप बात करेंगे तो ये सिर्फ बदले साथ। दीपक जी आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रदीप जी के पास चलूंगी। जल्दी से आप जवाब दे दीजिए। से अभिषेक भाई हमारे ठीक बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने केवल लूट मचाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में केवल दंगे कराने का काम किया, उत्तर प्रदेश में केवल धर्म की राजनीति का काम किया, उत्तर प्रदेश में केवल जाति को बढ़ाने का काम किया, उत्तर प्रदेश में एक जाति को नौकरी देने का काम किया, उत्तर प्रदेश में एक धर्म के लिए काम करने का काम किया। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से 12 से 17 तक अंधेरे में डालने के साथ डुबोने के अलावा और कोई काम नहीं किया, आज उत्तर प्रदेश के अंदर उसी चीज को बदलने का काम आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर यही बदलाव जो है ये जनता देख रही है। यही जनता ने 2014 में भी देखा, यही 2017 में भी देखा, यही 2019 में भी देखा। ये तुष्टीकरण की जातिवाद की राजनीति करते हैं और दूसरे पर आरोप बढ़ते हैं। मुझे लगता है आदरणीय अभिषेक भाई यहाँ बैठ करके डिबेट में झूठ ना बोले। उत्तर प्रदेश के अंदर
ये जो मेट्रो की बात कर रहे हैं तो मेट्रो 8 किलो बना करके छोड़ दिया। गोमती रिवर फ्रंट की बात कर रहे हैं तो गोमती रिवर फ्रंट का आज तक का भ्रष्टाचार चल रहा है, उसमें उसकी भी लेकर के जांच और कार्रवाई चल रही है। तो ये उत्तर प्रदेश में केवल जो है ठीक है, मैं प्रदीप जी के पास चलती हूँ। प्रदीप जी, आपको जो कहना चाह रहे हैं वो तो आप अपनी बात को कहिएगा ही, लेकिन एक सवाल यहाँ पर, मौलाना तौकीर रजा, उनकी बहू निदा खान जो बीजेपी ज्वाइन कर चुकी हैं, एक कह सकते हैं जो लड़की हो, लड़ सकती हो, तमाम तरह की कैंपेनिंग चलाई गई, 50% यहां पर आप महिलाओं को सीट दे रहे हैं, उम्मीदवार के तौर पर उतार रहे हैं, लेकिन एक खुद जो महिला जिनके ससुर जी जो हैं वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनकी बहू को यह विश्वास नहीं है कि कांग्रेस अच्छा कर रही है महिलाओं के लिए, और उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं। पहले तो मैं आपकी इसी बात का जवाब दे देना चाहता हूँ कि जो तौकीर रजा खान साहब है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन नहीं करी, उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था उनका एक राजनीतिक संगठन है और उस राजनीतिक संगठन के अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया था। तो और जो उनकी बहू ने आरोप भी लगाए हैं तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे कोई आरोप नहीं लगाए हैं। उन्होंने कहा सीधे तौर पे, निदा खान ने कहा यहाँ पर कि महिलाओं के लिए कांग्रेस में कोई सम्मान नहीं है, वहां कुछ काम महिलाओं के लिए नहीं हो रहा है। बीजेपी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम हुआ है। हाँ, नहीं तो उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खा गई होगी। उनको क्या आश्वासन दे दिया गया, क्या प्रलोभन मिला है, क्या बीजेपी की तरफ से मिला, ये तो उनकी और बीजेपी के बीच में जो नेतृत्व है उसके बीच की बात है। ये वही बता सकते हैं कि उनको क्या प्रलोभन वहां से दिया गया, इसलिए वो कांग्रेस के इस तरीके के आरोप लगा रही है। दूसरी बात मैं अभी ये कहना चाहता हूँ कि हमारे भाजपा के मित्र जो कह रहे थे कि वो पिछले रिकॉर्ड को देख करके जनता जो है इस बार मतदान करेगी, तो मैं उनकी बात से जरूर सहमत हूँ। हाँ, पिछले रिकॉर्ड को देख करके ही जनता इस बार मतदान करेगी। 2017 से लेकर के 2022 के बीच में जो भाजपा का नेतृत्व रहा, उसने जो काम किया, भाजपा की सरकार ने जो उत्तर प्रदेश में काम किया है, चाहे वो मनीष गुप्ता को गोरखपुर में इनकी पुलिस वालों के द्वारा मारा गया हो, चाहे वो हाथरस की बेटी का कांड हो, किस तरीके से उसकी मृत्यु होती है, उसके बाद किस तरीके से पुलिस वाले उसको जला देते हैं, चाहे वो इनके आप एंटी रोमियो स्क्वाड बना करके जो शुरुआत करी थी इन्होंने, किस तरीके से परेशान किया गया उसमें जब आए थे, या ये कह रहे थे कि हम रोजगार दे करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएंगे, तो रोजगार दे करके इन्होंने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 नहीं बनाया, मगर पेपर लीक जिस तरीके से होते हैं, वो चाहे आपका यहाँ दरोगा भर्ती का पेपर हो, चाहे एसएससी का पेपर हो, चाहे यूपीपीसीएल का पेपर हो, चाहे वो टेट का पेपर हो, चाहे टेट का पेपर हो, चाहे बीएड का पेपर हो, सारे पेपर लीक मामले में जरूर इन्होंने उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बना दिया। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ, शिक्षक यहाँ 5 महीने तक पड़े रहे छात्र, उसके बाद भी उनको न्याय नहीं मिला, न्याय के नाम पे उनको ठगा गया। जिस तरीके से 72,825 के बच्चे पड़े रहे, इस वैकेंसी हुए भी विज्ञापन में इस तरीके की धांधली हुई, विज्ञापन में धांधली हुई, पेपर में धांधली हुई। पेपर में धांधली करने वाले बीजेपी विधायक के भाई हैं, उनके ऊपर योगी सरकार का बुलडोजर जो होता है वो रास्ता भूल जाता है, वहां रास्ता इनका योगी सरकार का बुलडोजर नहीं चलता है। तो जनता जो है वो पूरे पिछले रिकॉर्ड को देखेगी, किस तरीके से शासन व्यवस्था लचर रही है, किस तरीके से जो वादे किए थे, चाहे वो छात्रों से वादे हों, चाहे वो बेरोजगारों से वादे किए हों, इन्होंने किसानों से वादे किए हों, हर व्यक्ति को इन्होंने ठगा है, हर एक स्टेप से इन्होंने हर व्यक्ति को ठगा है। किसानों को कहा था गन्ना मूल का भुगतान हो जाया करेगा, वो भुगतान नहीं होता, किसान परेशान है। किसानों की आय दुगनी करने की बात करी थी, किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई है, परेशान है किसान। दिल्ली के बॉर्डर से 700 से ज्यादा किसान शहीद हो जाता है, प्रधानमंत्री जी उनसे एक पल के मिलने के लिए नहीं आते हैं। चुनाव में जब बुरी तरीके से हार होती है तब जाकर के वो किसान तीनों कृषि कानून जो है, जिनको काले कृषि कानून कहते थे किसान भाई हमारे, उनको वापस किया जाता है, उनको समझ में नहीं आता है। इस बार चुनाव में वोट की चोट लेगा ये किसान, ये बेरोजगार, तब इनको समझ में आएगा। दीपक जी के पास में चलूंगी। दीपक जी, ब्रेक से पहले कई बातें प्रदीप जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि आपने हर एक वर्ग को, हर एक लोगों को जो है वो धोखा दिया है, आपने वादा पूरा नहीं किया है। जनता पार्टी ने निश्चित ही जो कहा है वही करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी ने ही ऐसी पार्टी है जिसने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल को जनता के बीच में ला करके रखा। किसी ने भी अपना मैनिफेस्टो करने के बाद परिणाम किसी ने नहीं रखा। केवल उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश को अंदर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश के अंदर 4.5 वर्षों का रिकॉर्ड, हर एक विधानसभा वाइज भी किस विधायक ने कितना काम किया उसका 4.5 वर्षों का रिकॉर्ड भी हमने उत्तर प्रदेश के सामने, उत्तर प्रदेश क्या काम किया ये तो बताओ। आदरणीय प्रदीप जी,
भैया अभिषेक जी मेरी बात खत्म हो जाए फिर आप सवाल कर लीजिए, मैं आपका जवाब दूंगा। जब आप बोल रहे थे तो मैं चुपचाप से सुन रहा था, या फिर आप सवाल पूछ लीजिए या मुझे बोलने दीजिए, या आप पूछ लीजिए पहले, फिर मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं। आदरणीय प्रदीप भाई का भी जवाब साथ में दे दूं। क्या काम किया है उस काम को आप गिना दीजिए। आप गिन लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने पूर्वांचल से लेकर पश्चिम एक्सप्रेस तक बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनाए हैं, हमने 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वे बनाए हैं, हमने हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का संकल्प के साथ साथ 33 मेडिकल कॉलेज बनाने का जा रहे हैं, हमने हर घर को, हर गरीब को छत देने का काम किया है, हमने हर घर को, हर घर उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है, हमने बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है। और जहां तक की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर एक दिन बिजली आती थी और एक दिन नहीं आती थी, गाँव के लोग अंधेरे में डूबे रहते थे। आज वही 24 घंटे शहर के अंदर, 18 घंटे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 16 से 18 घंटे तक बिजली मिल रही है। और बात रही आदरणीय प्रदीप जी की, तो प्रदीप जी को भी मैं बताना चाहता हूं कि 32 साल से उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको नकारा है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी ये फ्री की टॉलरेंसी चलने वाली नहीं है। लड़की हूं लड़की का नारा देकर के, लड़की हूं लड़की को नारा देकर के आपकी प्रियंका जी भी भारतीय जनता पार्टी, माने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से प्रभावित होकर के पहले अदिति जी भारतीय जनता पार्टी में आई है और उसके बाद प्रियंका जी। तो ये भी हमारा संकल्प सामने दिखाई देता है कि कितना सम्मान आप लोग देते हैं। सम्मान शुरू करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी सम्मान को लेकर के आज भारतीय जनता उनको सम्मान दे रही है, उसी सम्मान के साथ आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रही है। दीपक जी, एक ट्विटर वॉर भी चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच में, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे तौर पे आप लोग जो अभी तक आपराधिक और दंगा के जो आरोपी रहे हैं उनको टिकट देने का काम किया। इस तरह के बीजेपी की तरफ से आरोप जो समाजवादी पार्टी उस पर लगते रहे, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पे लिखा है कि 100 पूरा होने में सिर्फ एक की कमी रह गई है। 99 को दिया है ऐसा टिकट जो आपराधिक कैटेगरी में आते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से प्रत्याशियों की उम्मीदवार है, माने जो उम्मीदवार है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें हर वर्ग को नेतृत्व दिया है। उसमें डॉक्टर है, उसमें शिक्षक है, उसमें महिला है, माने हर वर्ग को नेतृत्व देने का काम किया है। वहीं हम अगर एक दूसरी सूची, गठबंधन की सूची उठा करके देखते हैं तो कहीं तो जेल में रहने वाले हैं या तो बेल में रहने वाले, माने जेल में रहने वाले लोग भी आज उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनेंगे। करैना जैसे घटना के जिम्मेदार जो करैना में लोग उस समय पलायन कर गए थे, आज वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पर विश्वास जता करके वापस आए, तो उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम किया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि 2022 के अंदर से कांग्रेस, बसपा, सपा की विदाई समारोह है और ये निश्चित रूप से 2022 के अंदर कैराना से पलायन, अखिलेश यादव की सरकार के वक्त में मुजफ्फरनगर का दंगा, ये सब एक तरह से कहे तो मुश्किल की घड़ी है फिलहाल आप लोगों के लिए, क्योंकि इन सब का जवाब दे पाना मुश्किल हो पा रहा है। देखिए किरण जी, नहीं, हमारे लिए कोई मुश्किल की घड़ी नहीं है। देखिए, और सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसा कि अभी हमारे मित्र दीपक जी बोल रहे थे, ये बोलते बोलते इस बात को भूल गए कि अब चुनाव आयोग ने एक प्रथा चालू कर दी है कि आपको, जिसको भी आप टिकट देते हैं उसको 48 घंटे के अंदर आपको बताना पड़ेगा उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड क्या, उसके ऊपर कितनी आपराधिक मुकदमे दर्ज है, ये सब बताना भूल गए शायद ये दीपक जी। ये चुनाव आयोग ने दर्ज कर, ये चुनाव आयोग ने एक नियम बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी चीज कि ये भूल गए केशव प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जो आपराधिक मुकदमे दर्ज थे वो इन्हीं के यहाँ के कैबिनेट मंत्रियों ने बाकायदा जमानत ली हुई थी। ये शायद भूल गए कि सुरेश खन्ना के ऊपर सुरेश खन्ना के ऊपर थाना भवन से मुकदमा दर्ज है। इसी तरीके से उमेश मलिक के ऊपर बुढ़ाना से मुकदमा दर्ज है। खैरागढ़ से भगवान सिंह कुशवाहा के ऊपर मुकदमा दर्ज है। आगरा दक्षिण से योगेंद्र उपाध्याय के ऊपर मुकदमा दर्ज है। बुलंदशहर से प्रदीप कुमार चौधरी के ऊपर मुकदमा दर्ज है। हापुड़ से विजय पाल के ऊपर मुकदमा दर्ज। देखिए, बहुत लंबी सूची है। नहीं, आप अपनी भी सूची बता दीजिए ना, जो जेल में बंद है उनको टिकट दिया गया है। मैं बता दे रहा हूँ इनकी सूची, इनकी सूची में नाई नजर जी है। आप कैसे अपनी चीजों को कैसे भूल सकते हैं? जब वही चीज आप कर रहे हैं तो कैसे भूल सकते हैं? इनके पास हत्या, सहारनपुर जैसी वारदातों को घटना करने के वो कर रहे हैं। अभी तो दीपक जी मैंने हरी वाली मिर्ची निकाली, लाल मिर्ची तो मैं वही तो बता रहा हूँ। 20 से ज्यादा ऐसे लोग हैं हत्या, गैंगस्टर, माने आप क्या उत्तर प्रदेश की
जनता के सामने रखना चाहते हैं। ठीक है, चलिए हम एक एक करके सबसे जवाब ले लेते हैं। हम एक एक करके सबसे जवाब लेते हैं। प्रदीप जी आप बोलिए, आपके बाद फिर मैं दीपक जी के पास चलूंगी। नहीं, पहले प्रदीप जी को बोलने दीजिए, काफी देर से बैठे हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। तो सपा हो या भाजपा हो, वो दूसरी तरफ लेकर के जाने की कोशिश करते हैं। हाँ। अब आज बात होनी चाहिए कि आपने कितना रोजगार दिया और कितना वादा किया था, कितना रोजगार दे पाएंगे, क्या किया आपने। महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया था, क्या किया, उस पर क्या किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लेकर के आते हैं, 848 करोड़ में से 628 करोड़ रुपए आप खर्चा कर देते हैं विज्ञापन पे। जिसको ये विज्ञापन जीवी लोग हैं, सिर्फ विज्ञापन बनाया कुछ नहीं, दिखा दिया पश्चिम बंगाल का एक्सप्रेस वे ला करके दिखा देते हैं, कभी फॉरेन का कोई ब्रिज ओवर ब्रिज ला करके दिखा देंगे। अपना कुछ नहीं करना है, दूसरे की फोटो लगा करके उस पे अपनी फोटो लगा देना और प्रचार करना, ये इनका काम है। काम नहीं करेंगे, ले जाएंगे आपको कैराना ले जाएंगे, मुजफ्फरनगर ले जाएंगे, जो है नीतिगत बात कोई नहीं होगी। सारी बातें जो है वो हिंदू मुस्लिम ये सारी बातें करने पे इनका मेन मकसद यही है कि तो कुछ वोट इधर चले जाए, कुछ वोट उधर चले जाए। इससे फायदा नहीं होने वाला है इस प्रदेश की जनता का। इस प्रदेश की जनता का जो फायदा होगा, अगर आप बात करेंगे रोजगार की बात करिए, मेडिकल कॉलेज की बात करिए, आपने एम्स बनाने कहे थे, कितने एम्स को आपने जमीन दी उत्तर प्रदेश सरकार ने, उसकी बात करिए। मेडिकल कॉलेज बन नहीं पाया, आप उद्घाटन करे पड़े हुए हैं, कोई मेडिकल कॉलेज कंप्लीट नहीं हुआ है। कोरोना काल में आपकी लापरवाही की वजह से लाखों लोगों ने जाने गंवा दी, गंगा नदी में लाशें तैरती रही थी इस तरीके से, कुत्तों ने उनको नोच के खाया, लोगों को नसीब नहीं हुआ ऑक्सीजन आपकी लापरवाही की वजह से। और आप बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई काम गिनाने के लिए नहीं है आपके पास। ठीक है दीपक जी जवाब दीजिए। कर रहे हैं, बहुत ही संवेदनहीनता के साथ आप लोग बोलते हैं। हमारे भाई प्रदीप जी, ये तुष्टीकरण की और धर्म की राजनीति कौन करता है? आपके आदरणीय राहुल गांधी जी जो है वो हिंदुत्व और हिंदुत्व को अलग बताते हैं। आपके सलमान खुर्शीद जी हिंदू की तुलना जो है वो बुक्को हरम और जिसके आतंकवादियों से करते हैं। आपके माने मुझे जो है राम मंदिर श्री राम का नारा लगाने वाले को राक्षस बताते हैं। तो ये जाति और धर्म की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से आज बदलाव है, ये सारी पार्टियां उसी बदलाव के देख करके बौखलाई है। और निश्चित रूप से ये सुशासन चलने वाला है 2022 के अंदर, अनुशासन चलने वाला है और वही 2022 के अंदर जीतेगा। जिस तरीके से सुशासन अनुशासन के साथ 2017 के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक बदलाव की प्रदेश सामने आ रहा है। किरण जी मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं। जी अभिषेक जी बस वो खत्म कर ले दीपक जी, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। जी अभिषेक जी, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे थे और साथ ही नाहिद हसन पे भी आप बता दीजिएगा, जवाब दे दीजिएगा। सुन लीजिए देखिए, मैं जैसा कि हमारे मित्र हैं दीपक जी, तो उनसे मैं सिर्फ 3 चीजें पूछूंगा, बाकी वो जवाब दे दे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, डॉक्टर, टेक्नीशियन और नर्स मिला करके 45,000 पद खाली हैं, उनमें से कितने लोगों को नौकरी दे दी? नंबर 1 बात। नंबर दूसरी चीज, 1 लाख से ऊपर पुलिस विभाग में पद खाली हैं, कांस्टेबल, दरोगा और जो एंट्री करते हैं उनकी सिपाहियों की, ठीक है, उनके बारे में बता दें कितने लोगों को रोजगार दे दिया। अगर इसके बारे में ना दे पाए तो मुझे ये सिर्फ बता दें कि इन्होंने किसानों के लिए वादा किया हुआ था कि 100 रुपए के हिसाब से जो छोटे दर्जे के किसान हैं उनको बिजली देंगे, उनमें से कितने लोगों को दे दिया। अगर वो भी ना बता पाए तो मुझे सिर्फ ये बता दें, जो महिला श्रमिक थे उनके लिए जो इन्होंने काम करने के लिए बोला था, जो असंगठित क्षेत्र में तकरीबन 2 लाख लोगों के लिए 2 लाख का निःशुल्क बीमा के लिए बोला था, क्या उन्होंने दे दिया? इसी के बारे में बता दें, मैं बाकी सारे प्रश्न भूल जाता हूं। मैं आंकड़ों पे बात करूंगा, आंकड़ों के हिसाब से मुझे जवाब दे दें। ठीक है, चलिए आप आंकड़ों पे बात कर रहे हैं। दीपक जी आऊंगी, दीपक जी आपके पास आऊंगी। अभिषेक जी आप नाहिद हसन पे मुझे जवाब दे दीजिए। आप मुझे बता दीजिए ऐसी क्या मजबूरी रह गई कि नाहिद हसन को आपको टिकट देना पड़ गया? अगर विकास का काम किया है, तमाम काम आप लोगों ने किए हैं, डाटा आप चाह रहे हैं कि आंकड़ों के हिसाब से सब जवाब दे, तो आप भी बता दीजिए फिर क्या जरूरत पड़ गई? देखिए सबसे पहली चीज कि जब तक कि कोर्ट उसको दोषी सिद्ध ना कर दे, विचाराधीन रहता है, तब तक आप उसके ऊपर दोष नहीं साबित कर सकते। इस बात को आप अच्छे से जानते हैं। और दूसरी चीज, हम जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। हाँ। हम जनता से जुड़े मुद्दों पर ही बात करेंगे। मैंने छोटे से आंकड़े गिनाए हैं, मैं तो चाहता हूं कि मुझे संतुष्ट कर दे, बाकी प्रश्न मैं पूछना ही छोड़ दूंगा। ठीक है, चलिए दीपक जी आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल निश्चित रूप से अभिषेक भाई अपनी जवाब से भाग गए।
और बता नहीं पाए कि हमने राशन जी को क्यों प्रत्याशी बनाया। 14 दिन की जेल की रिमांड पर है, तब तक उनको नहीं बता पाए। अरे मैं तो आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, मगर एक सवाल आप भी बता देते हैं कि नाहिद हसन जी को क्यों प्रत्याशी बनाया है, रफीक अंसारी को क्यों प्रत्याशी बनाया है, महमूद अली हसन को क्यों प्रत्याशी बनाया है। इसका भी जवाब आपसे जवाब पूछा। आज भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे रही है। हमने 2 करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को रोजगार से जोड़ा। हमने 4.5 लाख रोजगारों को जोड़ने का काम किया है। हमने 3.5 लाख संविदा अभी मैंने आपको गिना दिया कितने उत्तर प्रदेश के अंदर युवाओं को तो मुझे ये ना बताया, मैंने आपसे सिर्फ आंकड़ों की बात की। अरे भैया आप जो है चलने वाला नहीं है अभिषेक भाई। ये उत्तर प्रदेश में 2017 के अंदर 2017 में भी आपने कहा था कि काम बोलता है, काम बोलता नहीं, कारनामा बोला। उस कारनामा का जवाब उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको दिया। मैं आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूँ, मैं आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूँ, मैंने जोड़ा है, मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया है। मैंने आंकड़ों के हिसाब से पूछा तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये उत्तर प्रदेश के अंदर अब इस बार आपका चलने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बनाया है। ये जो सुशासन और कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम समझ गए, साथ पता लगेगा निश्चित रूप से 10 मार्च को आपका विदाई समारोह तय है, निश्चित रूप से तय है। आंकड़ों में आपके पास जवाब नहीं है ना, मानिए इस बात को। मैंने बताया तो आपको। प्रदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। इस तरह की बातों को कोई नहीं समझ पाएगा, किसका क्या पक्ष जा रहा है कोई नहीं समझ पाएगा। प्रयागराज में बच्चे अपना हक मांगते हैं तो वहाँ पे कानून व्यवस्था काम करने लगती है। इस तरीके से प्रयागराज में अभी बच्चों को पीटा गया, वहाँ पे कानून व्यवस्था इनकी काम करती है, बिल्कुल एक्टिव हो जाता है कानून। मगर जब गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर षड्यंत्र के तहत गाड़ी चलाता है तो वहाँ पे कानून व्यवस्था काम नहीं करती है। भाजपा के मित्र जो हैं वो एक जो इनके कुछ चहेते लोग हैं उनको बचाने के लिए करते हैं, कानून व्यवस्था बंद कर देती है। जब 25,000 का इनामी बदमाश जो होता है उसके लिए इनके अधिकारी क्रिकेट की पिच तैयार करते हैं, वहाँ पे भी कानून व्यवस्था इनकी काम करना बंद कर देती है। वहाँ पे भूल जाते हैं कि कानून नाम की कोई चीज होती है। इनकी कानून व्यवस्था सिर्फ जो है वो छात्रों के ऊपर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, क्योंकि पहले चरण का चुनाव वहीं होना है और यहाँ अगर सब अच्छा होता है किसी भी पार्टी के लिए तो कहते हैं 7वें चरण तक सब कुछ अच्छा ही रहता है, क्योंकि यहीं से जो हवा चलती है वो 7वें चरण तक जाती है। अभिषेक जी आपके पास आना चाहूंगी। हम देख रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े नेता हैं सभी यहां पर धरातल पर आ चुके हैं, जमीन पर आ चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से देखा जाए तो सिर्फ अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनता से बातें कर रहे हैं, जनता को अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। ऐसा क्यों है कि अखिलेश यादव जो है वो सामने चल करके या डोर टू डोर कैंपेनिंग करके या किसी अलग तरीके से एक रैली करके जनता को संबोधित नहीं कर रहे? क्या यहाँ पर जयंत चौधरी की एक प्रेशर वाली राजनीति है क्योंकि उनकी पैठ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? नहीं, देखिए किरण जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए हर किसी की अपनी रणनीति होती है और ये आपको ये समझना चाहिए। जयंत चौधरी भी अभी कुछ दिन पहले बागपत में भी उन्होंने बाकायदा सभाएं की हुई हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी नहीं आ पाए थे, लेकिन बागपत में जयंत चौधरी जी ने सभाएं की हुई हैं। उसके बाद मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने सभाएं की हुई हैं। और यही सवाल है अभिषेक जी कि जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगे हैं क्या अखिलेश यादव से? नहीं, देखिए बात आगे की नहीं है, बात आगे और पीछे की नहीं है। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि हर चीज को बाकायदा अपनी अपनी जिम्मेदारी दी गई है। और जिस समय जहां पे आप कह लीजिए कि जिस समय आदरणीय अखिलेश यादव जी की जरूरत जहां पे, वहां पे वो जा रहे हैं और जमीन स्तर के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो उन मुद्दों को उठा रहे हैं। लेकिन आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक भारतवर्ष के जो गृह मंत्री है उनके पास बाकी सारे काम अब खत्म हो गए हैं, सिर्फ चुनाव की भागदौड़ पे आ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कितना बैकफुट पे है। आप इस बात को समझ सकते हैं। वो थूक इस कोविड टाइम पे आप देखिए कि थूक लगा करके पर्चे बांट रहे हैं। तो क्या ये कह नहीं सकते हम कि क्या नाम है वो कोविड को बढ़ाना चाह रहे हैं? क्या थूक लगा करके कोई पर्चे बांटता है? आप ये बताइए। और अगर आप देखिए कितने सारे लोग उनके साथ चल रहे हैं, क्या कोविड का खतरा नहीं है?
इस तरीके से तो कहें। लेकिन देखिए हर किसी की अपनी स्ट्रेटेजी है, कौन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये कोई वो नहीं है। हमारी स्ट्रेटेजी अलग है उनसे, हम उन स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। हम नुक्कड़ स्वभाव तो ये एक रणनीति पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जीतने के लिए ये एक रणनीति है कि जयंत चौधरी जो है वो सामने रहेंगे और उसके बाद की जो हाथ में कमान है वो अखिलेश यादव रखेंगे। वहीं प्रदीप जी आपके पास मैं आना चाहूंगी, वाइंड अप का समय हो गया है, आप कहना चाहेंगे कि आपके स्टार प्रचारक आ तो गए हैं, आपने सबको एकजुट तो कर लिया है, अलग अलग राज्यों से बुला लिए अपने स्टार प्रचारकों को, लेकिन वो कब जनता के बीच में जाएंगे? नहीं, जनता के बीच में हमारे जो स्टार प्रचारक हैं वो जनता के बीच में हो, वो चाहे आदरणीय हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हों या अभी हमारे क्या कहते हैं कि आपके सचिन पायलट जी हों, तो सारे लोग लगे हुए हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जी भी हैं, सभी लोग विधानसभा वार अलग अलग जो विधायक प्रत्याशी हैं उनके प्रचार में लगे हुए हैं और साथ में जो हमारा कार्यकर्ता है वो भी लगा हुआ है प्रचार में। तो हम लोग प्रदीप जी चुनाव रिस्पांस कैसा मिल रहा है, कितने सेटिस्फाई हैं? 7 से हाँ नहीं बिल्कुल, जीत का आंकड़ा पार करना है तो बहुत लंबा सफर है। इस उत्तर प्रदेश का बेरोजगार, इस उत्तर प्रदेश का किसान, इस उत्तर प्रदेश की जो महिलाएं हैं वो कांग्रेस पार्टी की नीति और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी 2022 का चुनाव बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। इसके परिणाम आपको 10 मार्च को देखने को मिलेंगे। जब हम आपके साथ में फिर से बैठे होंगे तब आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने कितनी मजबूती से चुनाव लड़ा और बहुत अच्छी सीटें हम लोग लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आप लोग दोनों का ही, तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जी का लास्ट वक्त में जो मोबाइल है शायद वो ऑफ हो गया है या उनसे हमारा कनेक्शन टूट गया है, लेकिन आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए और अपने अपने पक्षों को यहां पर रखने के लिए। इसी के साथ इस बड़ी बहस में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए एम1 प्राइम के साथ।